यूट्यूब पे बहुत से लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि उनके चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे, उनके पास सब कुछ है, उनके वॉच टाइम भी पूरा है, उनके 1000 सब्सक्राइबर्स भी हैं। हमारे यहाँ एक गलत चीज लोगों के माइंड के अंदर इंजेक्ट की गई है, और सॉरी टू से, लेकिन ये भी हमारे कुछ टेक यूट्यूबर्स की तरफ से ये चीजें सामने आती हैं कि बस आप किसी भी तरह से ना 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर्स ये कंप्लीट कर लें, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि इसके अलावा भी YouTube की कुछ पॉलिसीज हैं, YouTube की कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं और एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट आपका होना चाहिए। YouTube की तमाम तर पॉलिसीज को फॉलो करता हो, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि अब YouTube कहते हैं कि किसी बच्चे को मार डाल की वीडियो आप YouTube के ऊपर अपलोड ना करें, खून खराबे की वीडियो अपलोड ना करें, या फिर हमारे यहाँ जो किसी की लीक्ड ऑडियो आ जाती है, लीक्ड वीडियो आ जाती है सियासतदानों की या किसी की भी, तो वो उठाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो यूट्यूब इन सारी चीजों से मना करता है, क्योंकि बेसिकली ये सारी आती हैं वायलेशंस के अंदर। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो लोग जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं, वो यूट्यूब की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। जब तक आप एक कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेंगे, वो कंपनी आपको क्यों मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे रखेगी, काम करेंगे, पैसा कमाएं। किसी यूट्यूबर से मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार पैसे कम बन रहे हैं यूट्यूब से, CPM RPM बहुत कम आ रहा है। इसको जरा आप आसान लफ्जों में लोगों को समझा देना, CPM और RPM क्या होता है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में क्या वाकई में यूट्यूब का रेट है वो दीगर जो ममालिक है उनसे कम है क्या? CPM और RPM बिल्कुल आसान लफ्जों में मैं समझा देता हूं। CPM आप यूं समझ लें कि एक एडवर्टाइजर है, उसने जो पैसा देना है YouTube को, ठीक है, ये आपका CPM है। 1000 आपके व्यूज आते हैं, मतलब ये वो व्यूज हैं जिनके ऊपर एड्स चल रहे हैं। जिन व्यूज के ऊपर एड्स नहीं चल रहे वो काउंट नहीं होंगे। तो 1000 व्यूज जिनके ऊपर एड्स चला है, उनके एडवर्टाइजर कितने पैसे दे रहा है, ये आपका CPM है, ठीक है। और उसके बाद अगर RPM की बात की जाए, तो RPM ये होता है कि आपके 1000 व्यूज आते हैं, 1000 व्यूज के ऊपर आपको YouTube कितने पैसे दे रहा है, अपना शेयर वगैरह सारा कुछ काट पीट के, जो उनका शेयर है मतलब 45% का और 55% वो यूट्यूबर को देता है। तो RPM का मतलब ये है 1000 व्यूज के ऊपर आपके कितने डॉलर्स बन रहे हैं, ये आपका RPM है। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त जो RPM चल रहा है वो $1 से नीचे चल रहा है। आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ की बात की जाए तो इसका CPM RPM बहुत ऊपर होता है, टेक का बहुत ज्यादा ऊपर होता है, मेक मनी ऑनलाइन का बहुत ज्यादा ऊपर होता है, इंश्योरेंस की बात की जाए तो इनका CPM RPM बहुत ज्यादा ऊपर होता है। तो पहली चीज मतलब जो जिस चीज पे आपका CPM RPM डिपेंड कर रहा है वो आपका टॉपिक है। टॉपिक के बाद दूसरे नंबर पे जो चीज मैटर करती है कि आपके व्यूज कहां से आ रहे हैं। देखिए, अगर आपके व्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो आपका RPM डेफिनेटली डाउन होगा, क्योंकि आपका CPC डाउन है। लेकिन अगर आपके जो व्यूज आ रहे हैं वो UK से आ रहे हैं, US से या इंग्लिश कंट्री से आ रहे हैं, तो आपका CPM RPM ऊपर जाता है। थर्ड नंबर पे वीडियो की लेंथ, ये बड़ा मैटर करती है कि एक बंदा 2 मिनट की वीडियो बना रहा है, एक 10 मिनट की वीडियो बना रहा है, तो 2 मिनट की वीडियो के ऊपर आप कितने एड्स चलाएंगे? मैक्सिमम 2 एड चला देंगे स्टार्ट में, एंड में। लेकिन 10 मिनट की वीडियो के ऊपर मिड रोल एड्स भी आप रन कर सकते हैं, स्टार्ट में, एंड में और मिड में भी आप एड्स चला सकते हैं। तो डेफिनेटली जितने एड्स ज्यादा उतनी आपकी अर्निंग ज्यादा। एल्गोरिदम को समझना कितना जरूरी है इस वक्त, क्योंकि हर बंदा कोशिश करता है कि व्यूज ज्यादा है, लेकिन उसको नहीं हाउ नो होती कि क्या है एल्गोरिदम, SEO कैसे करना है, टेक कैसे लगाना है, ये चीजें कितना जरूरी है। दिक्कत ये है कि अगर आप अपनी ऑडियंस को समझ जाते हैं तो आप समझ लें आप YouTube के एल्गोरिथम को समझ गए। अब देखिए, मान लें आपने YouTube का चैनल बनाया, आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, बट आपको पता ही नहीं है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो क्या देखना चाह रहे हैं, वो कुछ और देखना चाह रहे हैं, आप कुछ और बना रहे हैं, तो आपका चैनल नीचे जाएगा, डाउन होगा। बेशक 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद आपके व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप अपनी ऑडियंस को समझ गए कि यार मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं तो मेरे पास ज्यादा व्यूज आते हैं, और इस टॉपिक पे बनाता हूं तो व्यूज कम आते हैं, तो अगर आप अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट को समझ गए, देन आप यूट्यूब के ऊपर कामयाब होते हैं। और यही एल्गोरिथम है। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि यूट्यूब मुझे व्यूज नहीं दे रहा। यूट्यूब कभी भी आपको व्यूज नहीं देता है। बेसिकली आपका जो कंटेंट है आपके सब्सक्राइबर्स ने देखना है। अगर वो पसंद करते हैं, आपकी वीडियो है 10 मिनट की, 10 मिनट में से 6 मिनट 7 मिनट अगर आपकी ऑडियंस ने आपकी वीडियो को देख लिया, तो 2 चीजें यूट्यूब के ऊपर, एक है AVD जिसे हम कहते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि मतलब 10 मिनट की वीडियो को कितने टाइम तक देखा गया, प्लस दूसरा है ऑडियंस रिटेंशन। ये 2 चीजें आपकी जब ऊपर जाती हैं तो आपके जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उन तक भी आपकी वीडियो को यूट्यूब पहुंचाता है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, आपने वीडियो अपलोड की,
आपके जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने आपकी वीडियो को इग्नोर कर दिया, नहीं देखा, तो YouTube आपकी वीडियो दूसरे लोगों तक यानी कि नॉन सब्सक्राइबर्स तक क्यों पहुंचाएगा? तो बेसिकली पहली चीज क्या है, आपकी ऑडियंस कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ही आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। कहां लोग फंसते हैं YouTube में और आपसे कांटेक्ट करते हैं? ज्यादातर केसेस क्या आते हैं? मेरे पास एडसेंस के बहुत ज्यादा केसेस आते हैं कि लोगों की पेमेंट्स मतलब उनके एडसेंस अकाउंट में पड़ी होती हैं हजारों से लेकर लाखों तक, और उनका एडसेंस जो है किसी भी वजह से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, और इसी तरह से चैनल उनके डीमोनेटाइज हो जाते हैं, उन्होंने किसी पॉलिसी की वायलेशन की होती है। और या फिर बाज लोग ऐसे भी आते हैं कि जिनके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं बट उनके चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे होते। तो फिर हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि इन्होंने किस पॉलिसी की वायलेशन की है। अगर इन्होंने वाकई वायलेशन की होती है तो उस चीज को हम ठीक करते हैं। और अगर एडसेंस के ऊपर किसी की पेमेंट रुकी हुई है, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मतलब 20 लाख 30 लाख रुपए उनके होल्ड पे पड़े हुए हैं एडसेंस के अकाउंट के अंदर, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इस बंदे के जो पैसे होल्ड पे हैं क्यों होल्ड पे हैं। विदाउट कोई रीजन तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि आपकी पेमेंट को होल्ड पे कर दिया जाए। तो जो भी रीजन होता है, जो भी इशू होता है, हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, देन उनकी पेमेंट को इशू करवा देते हैं। तो मतलब एडसेंस को लेकर और यूट्यूब की मोनेटाइजेशन को लेकर सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। एडसेंस पे क्यों लोग फंस जाते हैं? हम देखते हैं वो तो एक बड़ा सिंपल सा एक वो सॉफ्टवेयर है, तो क्या ऐसी चीजें जिनसे एहतियात करनी चाहिए लोगों को, जो नहीं पता, जो गलतियां कर देते हैं, तो आप जरा उसको भी देखिए। एडसेंस के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सीपीएम वर्क बहुत ज्यादा किया जाता है। सीपीएम को मैं आसान लफ्जों में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि खुद ही अपनी वीडियोस को प्ले करना या करवाना, ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस को इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस को खुद ही प्ले करवाना, खुद ही अपने एड्स के ऊपर क्लिक करवाना और ज्यादा पैसे कमाना। तो ये पहली वायलेशन है एडसेंस की पॉलिसीज की। ये एडसेंस की अलग से अपनी पॉलिसीज है। तो अगर आप खुद अपने डॉलर्स बना रहे हैं तो मतलब सीपीएम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप एडसेंस की पॉलिसीज की वायलेशन कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर देखिए, एडसेंस कहता है कि जब आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर $10 हो जाते हैं तो आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करें। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए हमें अपने शनाख्ती कार्ड की, पासपोर्ट की या ड्राइविंग लाइसेंस की पिक्चर लेकर सेंड करनी होती है। हमारे यहाँ मसला क्या होता है, अब मेरा अकाउंट है जी तनवीर असगर के नाम पे एडसेंस का, तो मैं क्या करूंगा, भाई का शनाख्ती कार्ड लेकर पिक्चर लेकर मैं सेंड कर दूंगा। हमारे यहाँ ये कॉमन सेंस नहीं है कि जिसका आपके नाम से एडसेंस अकाउंट बना हुआ है उसी के शनाख्ती कार्ड की तस्वीर सेंड करनी है। ये भी बहुत ज्यादा लोग करते हैं, फिर बाद में ये पछताते हैं कि यार मेरा जो एडसेंस है वो सस्पेंड हो गया। तो डेफिनेटली देखिए, हम खुद गलती कर रहे हैं ना। अब तनवीर असगर के नाम पे अकाउंट है तो तनवीर असगर के ही शनाख्ती कार्ड की पिक्चर उनको चाहिए, या फिर अगर वो कहते हैं कि साफ सुथरी पिक्चर हो, हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर लेते हैं, या तो वो ब्लर होती है या उसके ऊपर शाइनिंग होती है या फिर शनाख्ती कार्ड के कोने वगैरह कटे हुए होते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी पेमेंट वगैरह होल्ड पे चली जाती है या एडसेंस के ऊपर कोई ना कोई इशू आ जाता है। उसके बाद इसी तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद एक और चीज है पिन वेरिफिकेशन, कि एड्रेस को वेरीफाई करना। तो यहां पर भी हम लोग मिस्टेक करते हैं, यानी एडसेंस जो डिटेल्स हमसे मांग रहा होता है, बेसिक डिटेल्स, हम वो भी गलत प्रोवाइड करते हैं। जब हम गलत प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली एडसेंस की जो टीम है उनको लगता है कि यार हम उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। बेसिकली हम फ्रॉड नहीं कर रहे होते, हमें चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि हमने उनको क्या डिटेल्स, उन्होंने क्या पूछी है, क्या प्रोवाइड करनी है। YouTube में क्या क्या नई अपडेट्स हुई हैं? जिस तरह एक तो सबको पता है कि शॉर्ट्स YouTube ने मोनेटाइज कर दिए हैं फरवरी से शायद, तो ये बताएं कि 5 साल पहले YouTube की क्या पॉलिसी थी और उस वक्त जो अपडेट्स थी वो अभी कारआमद है या नहीं? जो अभी नई अपडेट्स आई हैं उनमें क्या नई चीजें शामिल हैं? देखिए, अभी सबसे पहली अपडेट तो ये कि YouTube ये कहता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिनको YouTube ने मजीद स्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अब YouTube ने ये कह दिया कि अब आप, पहले तो ये था 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे, लेकिन अब तीसरी चीज ये लेके आया कि अगर आप 4000 घंटे पूरे नहीं कर सकते तो पिछले 90 दिनों के अंदर 10 मिलियन व्यूज शॉर्ट्स के ऊपर अगर आप गेन करते हैं तो भी आप चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं, अगर आप 4000 घंटे लॉन्ग वीडियोस के ऊपर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। लोगों के एडसेंस में लाखों रुपए फंस जाते हैं, हजारों डॉलर्स, वो कितने अरसे में फंस जाते हैं और उन्हें क्या पता नहीं चलता कि उनकी जो अर्निंग है वो उनके अकाउंट पे नहीं आ रही? तो क्या उनके दिमाग में आता है कि जब उनके पैसे नहीं आ रहे होते और इतनी बड़ी रकम होती है तो किस तरह वो फिर एतमाद करते हैं कि यार कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो हमारा ये काम कर दे? किसी यूट्यूबर को चैनल देने से पहले या एडसेंस देने से पहले इस चीज को लाजमी कंफर्म किया जाए कि जिसको आप दे रहे हैं क्या वाकई आगे वही बंदा है या आगे स्कैमर बैठा हुआ है। अगर मेरी बात कीजिए तो मेरे नाम से फ्रॉड इसी वजह से होते हैं
कि मैं लोगों के मसले सोल्व करता हूं, इश्यूज को सोल्व करता हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बना हुआ है, अल्लाह ने एक इज्जत दी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो अब मेरे नाम से फ्रॉड करने वाले को बड़ी आसानी से पब्लिक पैसे दे देती है और मैं फिर आकर अपने चैनल पर मना करता हूं कि भाई जब तक आप मुझसे ऑडियो कॉल पे बात ना करें, तो अगर मैं हूं भी तो समझ लें मैं नहीं हूं, कि पॉलिसीज को लेकर चल रहा है। अच्छा, एक आसानी से लोगों को समझा दें कि YouTube पर अगर किसी ने वीडियो अपलोड करनी है, उसने टाइटल कितना रखना है, उसने क्या क्या चीजें करनी है कि उसकी वीडियो सर्च में आ जाए। ट्रेंड्स में तो बड़ी मुश्किल से आती हैं क्योंकि इतनी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंपटीशन बहुत है। तो क्या वो चीजें करें कि वो वीडियो उसकी एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ YouTube के अपलोड हो जाए? शायद भी आपको बहुत अच्छा सवाल है। अब बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि यार एक नया यूट्यूबर आता है या फिर कोई पुराना भी है जिसके व्यूज नहीं आ रहे, तो वो ऐसा क्या करे मेटा डेटा के अंदर, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स के अंदर, कि उसके व्यूज आए। लेकिन टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन या थंबनेल ये बात की चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टॉपिक, कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। जिस बंदे के व्यूज नहीं आ रहे हैं ना, उसको ऐसे टॉपिक्स को कवर करना चाहिए जिनके अंदर पब्लिक को इंटरेस्ट है। और ये मैं समझता हूं कि हर बंदे को पता है कि यार मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो व्यूज नहीं आएंगे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो व्यूज आएंगे। तो सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि आप एक अच्छा टॉपिक तलाश करें और टॉपिक के मुताबिक नीचे आप टाइटल दें, टाइटल के मुताबिक डिस्क्रिप्शन लिखें, डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपने टैग्स लगाने हैं और टैग्स के मुताबिक आपने थंबनेल बनाना है। यानी कुल मिलाकर आपने कहीं पर भी क्लिक बेट नहीं करनी है कि वीडियो में कुछ और है और नीचे मेटा डेटा में आप कुछ और लिख रहे हैं। तो ये आती है चीज मिसलीडिंग के अंदर, ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल, चारों चीजों के अंदर आपने एक ही चीज को मेंशन किया है कि मतलब जिस टॉपिक पे आपकी वीडियो है, अगर आपने वही लिखा है तो ये वीडियो आपकी थोड़े टाइम के बाद सर्च में आना स्टार्ट हो जाती है और ये एवरग्रीन वीडियो बन जाती है। लेकिन अगर आपने वीडियो बनाई है किसी और टॉपिक पर और उसकी आपने एसईओ कर दी किसी ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो को लेकर, तो इट मींस कि आपने मिसलीडिंग की है।